गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 23, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे थोड़े से रिपीट होने वाले हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड न्यू होने वाले हैं। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और रुपये की वैल्यू जो है लगातार डाउन जा रही है। हालांकि ये थोड़ा सा रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं और जिनका इकोनॉमी वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है उनके लिए एक अच्छा टॉपिक ये हो सकता है। यहाँ पे आपको बताऊंगा एफपीआई क्या होता है, इसका इम्पैक्ट वगैरह क्या होता है, रुपये के डाउन जाने का क्या इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो बात कर सकते हैं। रशिया से काफी समय से हम लोग डिस्काउंट पे ऑयल ले रहे थे, लेकिन हो सकता है शायद अभी हम रशिया वाले क्रूड ऑयल को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है वो थोड़ा हम लोग बात करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा को जो 10% का कोटा दिया गया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं। रिपीटेड सा टॉपिक है, लगातार इसको हम लोग कवर करते रहते हैं, तो हल्का फुल्का इसके बारे में आपको बताऊंगा। ताजिकिस्तान किर्गिस्तान के बीच में जो क्लैश चल रहा है, कुछ लोग वहां पे डेथ भी हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। इस क्लैश के पीछे रीजन क्या है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। निकाह हलाला के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग तलाक बिद्दत, तलाक हसन के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हल्का फुल्का सा टॉपिक है। लैंसेट एंड डब्ल्यूटीओ, तो लैंसेट एक बहुत बड़ी पॉपुलर एक मैगजीन है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंस्टीट्यूशन है, तो उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आज हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देखते हैं आज क्या है। देखिए फ्रंट पेज पे तो सबसे पहला तो है भाई यहाँ पे यूक्रेन इशू ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न सेज इंडिया एट यूएनएससी। तो भैया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में कहा है कि जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है वो ठीक नहीं है। मतलब हम लोग डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारी टोन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपको भी पता है कि मोदी जी ने मुलाकात किया था पुतिन से, तो उन्होंने भी कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एरा ऑफ डिबेट डिस्कशन, है ना, उन्होंने भी कहा था। तो वो थोड़ा सा है, और वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी वेलकम किया है इंडिया के इस पर्सपेक्टिव को। उसके साथ साथ हम लोगों ने चाइना को भी इनडायरेक्टली यहाँ पे टारगेट किया है, क्योंकि आपको पता है साजिद मीर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने वीटो कर दिया था चाइना ने, तो इंडिया ने उसका भी क्रिटिसिज्म किया है कि कैसे कुछ कंट्रीज, कुछ वेल रिनाउंड, मतलब जो कि काफी जाने जाते हैं दुनिया भर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, और ऐसे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करने देती है। तो चाइना के ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट किया है, इनडायरेक्टली किया है, चाइना का नाम नहीं लिया है। दूसरा टॉपिक कहता है कि 109 हेल्ड इन द नेशन वाइड क्रैकडाउन अगेंस्ट पीएफआई। पीएफआई का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है काफी बड़ी, और कई सारे स्टेट्स के अंदर जैसे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, आसाम में काफी एक्टिव रहती है और काफी कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अभी ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, कोशिश की गई है कई लोगों द्वारा इसको बैन करने की यूएपीए वगैरह के अंदर, लेकिन कुछ खास चीजें हो नहीं पाई। तो ये बैन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन इस समय इसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, काफी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इसके लीडर्स वगैरह को। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी यहाँ पे नजर आ रहा है, करप्शन का केस भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पीएफआई तेलंगाना वगैरह में कुछ आउटफिट पकड़े गए थे, जहां पे कुछ यंग लोगों को, यूथ को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए इंडिया में। और ऐसा भी कहा जाता है कि सऊदी में, यमन, यूएई वगैरह में भी काफी सारे ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं पीएफआई के द्वारा, ऐसा भी माना जाता है। सबसे पहले न्यूज में, एक बड़ी न्यूज में 2009 के अंदर आया था, जब केरला के अंदर एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे इसके मेंबर्स के द्वारा, बिकॉज उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार किया था जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद लगातार ये कंट्रोवर्सी में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटका में इस समय जो हिजाब वाला इशू चल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ है। अभी तो देखो इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाली है चीजें, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हालांकि आज काफी खास दिन भी है। आज जो है वो दिनकर जी का जन्मदिन है, और रामधारी दिनकर, आपने इनकी किताबें भी पढ़ी होंगी स्कूल में, इनकी पोएम वगैरह भी पढ़ी होंगी। तो समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये काफी बहुत समर शेष है, काफी लंबी पोएम है ये, अगर आप पढ़ो कभी इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी आपको। उसमें ये वाला जो लाइन है वो सबसे आखिर की जो है 4 लाइनें हैं। उनका कहना है कि भैया समर शेष है नहीं पाप का बागी व्याध। देखिए 1905 में इनका जन्म हुआ था, 1957 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है, और बहुत जबरदस्त हिंदी के पोएट रहे हैं। व्याध का मतलब होता है कि शिकारी होता है, जिसे हंटर कहते हैं। तो यूजुअली क्या है ना, लोग शिकारी को ब्लेम करते हैं, जो शिकार करता है ना, जो रूलर होते हैं, ठीक है, जो डिक्टेटर्स होते हैं यूजुअली उनको गाली देते हैं।
लेकिन इनका कहना है कि जो आदमी तटस्थ होता है, जो आदमी तटस्थ मतलब समझ रहे हो ना, जो अनबायस्ड होता है, जो किसी की सपोर्ट नहीं करता है, जो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होता है, उस जो न्यूट्रल होता है वो भी कम अपराधी नहीं है। जैसे देखे, जैसे अन्याय हो रहा है, अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, और आप बोलोगे सर मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, तो आप भी उस अन्याय के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना वो पर्सन है जो अन्याय कर रहा है। समझ रहे हो? तो कहीं अगर अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसका अपना एक पक्ष लेना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। उस केस में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, ऐसा रामधारी दिनकर जी का मानना था। तो काफी बड़े पोएट रहे हैं, तो सोचा आज आपको बता देता हूं, इनका जन्मदिन है। खैर, पहला जो टॉपिक है AWS कोटा के बारे में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। देखिए, हर लाइन टू लाइन हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि रोज रोज इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। देखिए, इनका ये कहना है, देखिए पहले हमारे पास जो कोटा था, ठीक है, पहले अपने पास जो कोटा है 50% का SC ST और OBCs के लिए, उसके ग्राउंड क्या है? उसका ग्राउंड है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस, यही तो ग्राउंड है ना। लेकिन जो नया 10% कोटा दिया गया है, इसका क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। तो भाई इनको जो कोटा दिया गया है, इसका ग्राउंड अलग था, इसका ग्राउंड अलग है। तो ये जो 10% कोटा आपने दिया है पुअरेस्ट टू पुअर बोल के, कि ये सबसे गरीब आदमी है, पुअरेस्ट टू पुअर, तो भाई क्या ये पुअरेस्ट टू पुअर नहीं है क्या? अभी तक जो इनको कोटा दिया जा रहा है वो पुअरेस्ट पुअर के बेसिस पे तो नहीं दिया जा रहा है ना, वो तो सोशली बैकवर्डनेस के नाम पे दिया जा रहा है। तो क्या आप इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे क्या? क्योंकि अगर आपका क्राइटेरिया पुअरेस्ट टू पुअर है तो उसके अंदर सब इंक्लूड होने चाहिए, OBC ST ST जनरल कैटेगरी सब इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि आपने नई कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अभी से पहले तो भैया रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी थी ही नहीं, तो नई कैटेगरी के अंदर आपने इनको क्यों नहीं डाला है? पहले तो आप ये बताइए, क्यों, क्या ये वायलेशन नहीं है क्या? एक तरफ कहते हो सर हम लोग गरीबों को जो है आरक्षण दे रहे हैं, तो भाई ये गरीब नहीं है क्या? क्योंकि इनको जो आरक्षण मिल रहा है वो गरीबी के बेसिस पे तो नहीं मिल रहा, अभी वो तो सोशल बैकवर्डनेस के नाम पे मिल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि अगर आपका क्राइटेरिया गरीबी है तो भैया ST कम्युनिटी से तो गरीब कोई भी नहीं है, आप इनको कोटा क्यों नहीं दे रहे गरीबी के नाम पे? तो ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मतलब सेंटर से सवाल पूछा है ये, तो आप इसके बारे में जवाब दीजिए। लेट्स होप कि वो लोग क्या जवाब यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन जो है इन्होंने यहाँ पे बोली है, लेकिन जो मेजर थी वो यही थी जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं प्रीलिम्स के लिए। कई दिनों से हम लोगों ने किए नहीं थे प्रीलिम्स के, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, टॉपिक ही नहीं आ रहे थे कि प्रीलिम्स के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकाल सकें। आज आया है तो आपके लिए मैंने निकाल दिया है। Who has the right to decide who will be included in the scheduled caste और scheduled tribe? देखिए, अभी हम सरकार ने क्या किया था, 4 शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड कर दिया था, राइट। तब जो है वहां से सवाल आपसे पूछ सकता है, तो किसके पास ये पावर होती है, राइट होती है कि किसी को भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, आपने ये मैच करना है, आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं और साथ इसका प्रोविजन दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर मुझे बताओगे। सबने पार्टिसिपेट करना है, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसके बेसिस पे आंसर दो, गलत या सही इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप गलत आंसर नहीं दोगे तो आप सही आंसर तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई जिंदगी में मैं सिर्फ सही आंसर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी हमेशा सही आंसर नहीं दे सकता, तो जैसी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेस पे दीजिए, कल को हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए भैया, रुपी जो है वो 80 रुपए से नीचे जा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 80 का आंकड़ा पार कर लिया है, तो इसीलिए जो थोड़ा न्यूज में है। रीजन क्या बता रहे हैं लोग? रीजन बता रहे हैं कि भाई जो USA का फेडरल बैंक है उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी है 75 बेसिस पॉइंट। देखिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा बेसिस पॉइंट क्या होता है, बता देता हूं। 1% का मतलब होता है, 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। परसेंटेज का मतलब 100 ही तो होता है ना, 100 बेसिस पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर बोलते हैं ना कि 25 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब 0.25%, ठीक है, ये मतलब होता है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब मतलब इसका मतलब हो गया कि 1%, 100 बेसिस मतलब 1%, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो उस परस्पेक्टिव से। तो 75 बेसिस पॉइंट मतलब 75 ऑफ 1%, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो आप। तो 75 तो 100 जब बेसिस पॉइंट हो जाते हैं ना तो 1% हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये USA के अंदर अगर ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, भैया हमारे यहाँ पे आफत क्यों हो जाती है? आफत आ जाती है क्योंकि USA की जो इकोनॉमी है ना, USA की जो मार्केट है वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट मार्केट मानी जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब USA के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई मिलने लगता है
तो भैया इन्वेस्टर लोग यूएसए में भागने लगते हैं क्योंकि वहां की इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट होती है। तो यूएसए के जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, यूएसए के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उस पर हाईयर इंटरेस्ट रेट आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब सोच के देखिए, इंडिया में आपको 4% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है और अमेरिका में आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कहां पर जाओगे? अमेरिका में जाओगे ना भाई। मान लो अमेरिका में 2% भी मिल रहा है और इंडिया में 4% मिल रहा है, कहां जाओगे? अमेरिका में जाओगे, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट डॉलर में मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है रुपीज में मिल रहा है, तो बड़ा फर्क है। तो इसलिए जो है इन्वेस्टर्स वो भाग जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट को छोड़ के, जैसे ही यूरोप के अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ होता है। इवन यूरोप से भी भागते हैं। चाहे आप अमेरिका कुछ भी बोलिए, उसकी इकोनॉमी के बारे में 100 कमियां हो सकती हैं, बट आज भी यूएसए की मार्केट सबसे सेफेस्ट और अट्रैक्टिव मार्केट मानी जाती है इन्वेस्टमेंट को करो करने के लिए। तो इंडिया के अंदर जो एफपीआई होता है, जिसे हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया से निकाल के अमेरिका में डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो डाउन चला जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब एफपीआई क्या होता है? एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे मिस्टर टॉम क्रूज है, अब मिस्टर टॉम क्रूज के पास बहुत सारा फालतू पैसा है, अब वो फालतू पैसा तो पड़े पड़े सड़ जाएगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया वो कहां पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इनको आइडिया है कि भैया वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज ग्रो कर रही हैं फिलहाल। तो अगर टॉम क्रूज इंडिया की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, इक्विटी खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदता है, तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। टॉम क्रूज की इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, तो भाई टॉम क्रूज इंडिया में क्यों रहेगा? पागल थोड़ी है वो अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगा। तो इंडिया से एफपीआई आउटफ्लो करने लगता है, जिससे हमारी रुपये की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। और इस समय ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे टॉम क्रूज जो है वो इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के अमेरिका में डाल रहे हैं, तो रुपया ऑब्वियसली बात है डाउन हो रहा है। और जब रुपया डाउन होता है तो क्या होता है? रुपए की वैल्यू कमजोर हो जाती है। हम लोग जो क्रूड ऑयल, कोल ऑयल वगैरह सब इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड वोल्ड, वो महंगा हो जाता है, तो हमारा करंट जो फिस्कल डेफिसिट है भैया वो भी बढ़ जाता है। हालांकि एक्सपोर्टर्स को कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, नेगेटिव इफेक्ट कम है, पॉजिटिव इफेक्ट थोड़े से, मतलब नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव इफेक्ट जो है थोड़े से कम है। तो आरबीआई तो मेजर लेता ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अपनी सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। ये टॉपिक मैंने जो है प्रीवियसली किसी कंटेंट से आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिया है, मतलब हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए, इंडिया सेट टू स्किप रशियाज ESPO क्रूड एज अ फ्रीट कोस्ट जंप। देखो फ्रीट का मतलब क्या होता है? जो शिप होते हैं ना, जिसके अंदर तेल आता है, जहाज में नेचुरल गैस वगैरह, तेल वगैरह, तो उसे फ्रीट बोलते हैं, ठीक है। अब यह फ्रीट का तो चार्ज लगता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो किसी ट्रक में या कहीं भी, तो चार्ज तो लगेगा ना। और जैसे जैसे वो चार्ज महंगा होगा भाई, आपकी टिकट भी महंगी हो जाएगी, और टिकट महंगी हो जाएगी तो सारा कुछ महंगा हो जाएगा। तो इस समय ऐसा ही हो रहा है। ये थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि EPSP है क्या। ये एक पाइपलाइन है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है, यह है तेशत जो है रशिया के अंदर बहुत बड़ा एक यहाँ से तेल निकाला जाता है बेसिकली तेशत से। तो तेशत से जो है पाइपलाइन बिछा रखी है यहाँ तक। कोजिमो एक पोर्ट है, रशिया के अंदर ही है, ठीक है। और ये भी रशिया के अंदर पड़ता है। स्कोरोदिनो, यहाँ से जो है चाइना के अंदर फिर पाइपलाइन जाती है। तो बेसिकली इसको बनाया गया था, चाइना के लिए बनाया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे इस पोर्ट से इंडिया वाले भी इसको यहाँ से लेके आते हैं। तो तेसेत से जो है वो भर के कहाँ आता है? तो ऑयल यहाँ आता है, यहाँ से उसको भैया फिर इंडिया के वो साउथ चाइना सी से होते हुए वो इंडिया में आता है। इसे कहते हैं, अब इतना बड़ा जर्नी है, 1 महीने का जर्नी लगता है, बता दूं आपको, 1 महीने का जर्नी लगता है यहाँ से इंडिया में आने के लिए तेल को। तो जब जितना समय तेल लगेगा उतना ही महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती रहती है। और अभी आपको ये भी पता है कि इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया में जो भी इंटरनेशनल शिप्स वगैरह होते हैं उनका 90% जो भी इंश्योरेंस होता है वो यूके की कंपनीज देती हैं। तो यूके ने डिसाइड किया है कि वो इंश्योरेंस रेट्स को बढ़ा देगा। तो इन सारी की वजह से जो है फ्रीट चार्जेस बेसिकली इंक्रीज हो गए हैं। सिर्फ इतना ही रीजन नहीं है, और भी हैं। जैसे इंडिया में कई सारी रिफाइनरीज हैं, जैसे इंडिया लोन रिफाइनरी वगैरह हो गया, यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उस मेंटेनेंस की वजह से ये लोग इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे है। तो और कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी है। तो सभी चीजों को मिलाकर क्या हुआ, फ्रीट के चार्जेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से रशिया से जो ऑयल हम लोग डिस्काउंट पे ले रहे थे, अभी वो इतना सस्ता नहीं रहेगा जितना पहले जितना सस्ता हुआ करता था। हालांकि जून के बाद लगातार हमारा के बाद लगातार हम लोग कम हो रहा है। हालांकि हम लोग अभी चाइना के बाद रशिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर बन गए हैं, बट स्टिल अभी फ्यूचर में और कम होगा। तो हम लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे दोबारा से, ठीक है। सऊदी अरेबिया, इराक से वगैरह से खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां से तेल इंडिया में आने में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, ठीक है, 1 हफ्ता लगता है। रशिया से आने में भैया 1 महीना लगता है। तो ये कुछ रीजन है, थोड़ा सोचा आपको बता देता हूँ। हालांकि इतना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट हल्का फुल्का पता होना चाहिए भाई हमारे आस पड़ोस में देश में क्या हो रहा है, राइट। तो वो सारी बातें हैं। चलिए,
लैंसेट पैनल क्रिटिसाइजेस WHO फॉर द एक्टिंग टू स्लोली। देखिए इसे कोई बताने की आपको बात नहीं है कि WHO ने भैया बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया था कोविड-19 के दौरान, चाहे वो अनाउंसमेंट करना हो, चाहे और इसके ओरिजिन का पता लगाना हो, कुछ भी। तो लैंसेट ने बेसिकली क्या किया, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने WHO को अच्छी खासी सुनाई है, बेसिकली खूब गरियाया है। तो अभी मई 31 तक जो है दुनिया में 6.9 मिलियन लोगों की रिपोर्टेडली डेथ हो चुकी है, मतलब 70 लाख लोग मर चुके हैं भाई कोविड-19 से। हालांकि यह संख्या बहुत कम है क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्टेड केस है। ऐसा माना जाता है कि भाई इतने लोग तो सिर्फ इंडिया में ही मारे जा चुके हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसा भी कहती हैं। खैर, रिपोर्टेड केस है 70 लाख, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो अलग से बीमार हुए हैं, वो एक जो है अलग चीज है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भाई WHO ने जो है काफी ज्यादा घटिया काम किया है बहुत सारे फ्रंट के ऊपर, चाहे वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की बात हो कि भैया WHO पहले क्या कहता था कि ये जो वायरस है वो एयर में नहीं फैलता, ऐसा कहा था ना WHO ने शुरू में। 2-3 महीने के बाद WHO ने बोला हाँ एयर से फैलता है लेकिन उसकी रेंज ज्यादा नहीं है, 4-5 फीट तक फैलता है। फिर 4 महीने बाद बोल रहा है कि नहीं नहीं वो तो एयर में बहुत दूर तक जा सकता है। भाई ये क्या बात हुई, रोज रोज अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत घटिया काम किया है। उसके अलावा WHO ने काफी समय लगा दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, ट्रैवल प्रोटोकॉल्स में भी काफी समय लगा दिया WTO ने। फेस मास्क के बारे में भी उन्होंने कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं नॉर्मल मास्क लगाओ कपड़े वाला, कभी कहते हैं N95 लगाओ, कभी कहते हैं डबल मास्क लगाओ। भाई लोग परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि WHO ने अच्छा काम नहीं किया है बेसिकली। और उसके अलावा गवर्नमेंट्स के बीच में भी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो भी काफी खराब था, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो फ्यूचर में जो है इससे हमें लेसन लेने की जरूरत है, ऐसा लैंसेट ने कहा है। ठीक है जी, चलिए हाँ निकाह हलाला के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। इसको टॉपिक को हम लोग सीधा यहीं से कर सकते हैं। देखिए ट्रिपल तलाक तो है इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुका है ना। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया था, कानून भी उसके लिए आ गया था। ट्रिपल तलाक की जब हम लोग उसे तलाक बिद्दत कहते हैं बेसिकली। जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है ना उसे तलाक बिद्दत कहते हैं। अब देखो मामला क्या है, मामला भैया आता है अभी एक महिला है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया है कि भाई जो ये आपका इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये निकाह हलाला है, वो पूरी तरह से इलीगल है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, ये जिसके अंदर जो है निकाह हलाला की बात कही गई है, ये सेक्शन आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 को वायलेट करता है। और जो भी इस तरह के तलाक के केस होते हैं वो हमारे इंडियन पीनल कोड 1680 के तहत एप्लीकेबल होने चाहिए। और जो निकाह हलाला होता है उसे रेप की कैटेगरी में डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 375। तो कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ये किया है। एक समीना बेगम है, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, फरजाना परवीन है, और भी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कहा है। अब बात ये उठती है कि ये निकाह हलाला है क्या, है ना, सवाल ये उठता है। थोड़ा सा वो बता देता हूं जितना इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। देखिए जब कोई आदमी, ठीक है, अपनी वाइफ को अगर ट्रिपल तलाक दे देता है, इंस्टेंट तलाक दे देता है, गुस्से में आके उसने तलाक दे दिया, तो उसने रियलाइज किया कि भाई मेरे से गलती हो गई, और वो अपनी वाइफ से दोबारा से शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उससे मैरिज नहीं कर सकता। पहले उस औरत को, उसकी जो वाइफ थी, उसको किसी और से मैरिज करनी पड़ेगी, किसी थर्ड पर्सन से, उससे मैरिज करके उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा, और फिर डिवोर्स लेके वो पुराने हस्बैंड से शादी कर सकती है। इसे कहते हैं निकाह हलाला। हलाला मतलब हलाल, हलाला मतलब परमिसिबल, लॉफुल। कहा जाता है कि भैया ये कानूनी रूप से मान्यता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसलिए इसको निकाह हलाला कहा जाता है। हालांकि कुरान के अंदर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र नहीं है किसी भी तरह से, इसलिए अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया वगैरह में, यमन वगैरह में, कहीं पे भी इस तरह के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के केस नहीं आते। इन्होंने बताया भी हुआ है सऊदी अरेबिया, वहां पे इस तरह का कोई केस नहीं आता। हालांकि सऊदी अरेबिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक का अभी तक वहां से ऐसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कोई केस नहीं आया है। UAE, कुवैत वगैरह, अब भैया ये इंडिया के लिए ही थोड़ा सा यूनिक है। देखिए वैसे यूजुअली क्या होता है, अगर हम लोग धर्म ग्रंथों की बात करें, इस केस में अगर कोई आदमी गुस्से में आके अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक, मान लो उसने इंस्टेंट तलाक दे दिया और उसने रियलाइज किया कि यार वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है, तो 2 बार उसको अलाउड है उससे दोबारा शादी करना, डिवोर्स के बाद भी, और उसमें उसको किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
वो बिना थर्ड पर्सन के आपस में दोनों मिलकर शादी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का केस थोड़ा सा अलग है। इंडिया के केस में जब इस तरह का केस होता है तो वो आदमी जाता है मौलवी के पास, या मौलवी के पास जाएगा, या जो शादी कराते हैं ना उनके पास जाएंगे। वो फिर इस बात को इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए, तो वो लोग यूजुअली क्या करते हैं, थर्ड पर्सन से शादी करवाने की सलाह देते हैं। हालांकि जो थर्ड पर्सन से शादी होती है, ऐसा नहीं कि हफ्ते 10 दिन के लिए शादी होती है, बहुत बार में थर्ड पर्सन के लिए जो शादी कराई जाती है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में करवाई जाती है। एक दिन के लिए करवाई जाती है, अगले दिन डिवोर्स हो जाता है, फिर अगले दिन वो पुराने पति के साथ रह सकती है। ये जो है ऐसे मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो परवीन जी हैं और जो समीना जी हैं, इनका कहना है कि भाई आप दूसरे मर्द से शादी क्यों करवा रहे हो, ये तो पूरी तरह से वायलेशन हो, ये तो महिला की एक खिलौना हो गई ना। आपने गुस्से में आपने चाय ठंडी बना दे दी उसको, रोटी जो है आपने कच्ची दे दी, उसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। अब वो कह रहा है कि तुम पहले दूसरे मर्द के साथ शादी करो, दूसरा मर्द डिवोर्स देगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, कल को फिर ऐसा होगा, फिर कल ऐसा। ये महिला क्या, अब महिला को क्या समझ रखा है, वो खिलौना थोड़ी है ना, कभी इस हाथ कभी उस हाथ। तो इसीलिए जो है महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट में है, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, ऐसा परवीन जी का मानना है और ऐसा समीना बेगम जी का कहना है। और यही पीआईएल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की हुई है। अब लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है, वो बाद का मामला रहने वाला है। चलिए जी, एनालाइजिंग द किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कन्फ्लिक्ट। देखिए पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए पहले किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ना सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। तो सोवियत यूनियन के केस में क्या हुआ करता था ना, ये अब सोवियत यूनियन का को पता ही है, तो भैया सोशलिस्ट हुआ करते थे, तो वहां पे कोई प्राइवेट जमीन तो हुआ नहीं करती थी। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी लैंड लूंड वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी तो वो सबको बांट दी थी। तो ये जो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह ना, यहाँ पे भैया नोमैड लोग रहते हैं, है ना, वो गाय भेड़ बकरी अपना वो सब चराते हैं। तो होता ये था कि किर्गिस्तान के लोग और ताजिकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे की टेरिटरीज में जाके जो है वो अपनी भेड़ बकरियां वगैरह चराया करते थे। और ये बाद में थोड़ा समय बाद क्या हुआ, ये जो ताजिकिस्तान वाला एरिया है, इस साइड वाला एरिया, ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। और अब इनको चाहिए भैया वाटर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए। तो जो रिवर्स वगैरह हैं वो इधर से आती हैं, किर्गिस्तान से निकल के आती हैं। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे कोई किर्गिस्तान ने कोई डैम वगैरह बना दिए, जिसकी वजह से पानी की यहाँ पे कमी हो गई। वो सारी चीजें हो रही थी। तो हुआ ये कि इन्होंने अभी क्या किया, ताजिकिस्तान वाली साइड ने क्या किया, कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह वहां पे लगा दिए, ये देखने के लिए कि भाई कौन वहां पे पानी की चोरी कर रहा है, कौन जो है अपने खेतों में जो है वो जानवर लेके आ रहा है, उसके लिए कुछ सीसीटीवी वगैरह लगा दिए थे। किर्गिस्तान के लोगों ने भाई वो सीसीटीवी कैमरा उखाड़ के फेंक दिए, पोल वोल वहां से फेंक दिए। यहाँ के लोकल एरिया में काफी क्लैश होते रहते हैं पहले भी, सोवियत यूनियन के जाने के बाद, क्योंकि इनका जो 1000 किलोमीटर के लगभग जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं आपस में, लेकिन डिमार्केटेड नहीं है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। तो एक दूसरे की टेरिटरी में आना जाना वहां पे बिल्कुल आम सी बात है, और लोकल कन्फ्लिक्ट वहां पे होते रहते हैं। लेकिन इस बार जो कन्फ्लिक्ट जो है वो वोटर की वजह से हुआ है। एक्चुअली सही कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में पानी की काफी कमी है यहाँ पे। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पानी का प्रेशर इनके ऊपर बढ़ रहा है। तो उसको लेकर सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो बस यही है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। खासकर ये जो सिटी आपको नजर है ना, ये बातकेन, ये किर्गिस्तान की सिटी है बातकेन। तो इसको भैया पानी चाहिए, ठीक है, इसके लिए पानी यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स वगैरह आती हैं जहाँ जिनको वोटर को लेके क्लैश हो रहा है। तो ये सारी जगह पे क्लैश हो रहा है, यहाँ पे भी क्लैश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं ना, लोग अपने जानवरों वगैरह को चराने के लिए इधर से उधर जाते हैं। तो ये है थोड़ा सा बस इसका पूरा मामला। इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि आप मैप वर्क कर सकते हो, यहाँ की पूरी लोकेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपना एटलस वगैरह निकाल के थोड़ा मैप वर्क यहाँ पे जरूर करें, है कि नहीं। चलिए, हाँ ये तो अपना हो ही गया है, ये भी हो गया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है भाई, वो देखिए कि इसके बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली एक इंटरव्यू है ये। तो एस.वाई. कुरैशी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के, काफी अच्छा काम इन्होंने किया है। और राहुल वर्मा जी हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो इन दोनों का इंटरव्यू है बेसिकली। और टॉपिक ये कहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए टॉपिक स्टार्ट होता है कांग्रेस से, ठीक है, पहले टॉपिक में नहीं दिया गया। तो बेसिकली बात क्या है कि अभी कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता ही होगा ना। कांग्रेस पार्टी में अभी इंटरनल इलेक्शन होने वाले हैं कि भैया कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा, है ना। अब उसके लिए जो है शशि थरूर भी हैं, वो अशोक गहलोत भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, कई सारे लोग जो हैं वो इस समय कंपटीशन में आपस में हैं। तो उसके वो सब होने वाला है। काफी समय से कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए नहीं थे।
और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं जहाँ पे इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, वो जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं, हाई कमांड वही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। तो उसके बारे में है बेसिकली ये कि भाई जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं होते हैं। तो इन दोनों एक्सपर्ट्स का यहाँ पे बेसिकली ओपिनियन यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए आपको पता है कि 1998 के बाद से सोनिया गांधी जी लगातार प्रेसिडेंट रही हैं, इन एंड आउट कांग्रेस की। बीच में 2 साल राहुल गांधी भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं है। तो ठीक है, वो इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, कभी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। परमानेंट प्रेसिडेंट अभी कांग्रेस का काफी समय से कोई नहीं है। तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह होने के बाद अभी इतनी सारी खराब परफॉर्मेंस होने के बाद कांग्रेस की अलग अलग इलेक्शंस के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो कुछ इंटरनल इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, देखते हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा। वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बात है। तो ये इसी के बारे में बेसिकली आईएसवाई कुरैशी जी ने और राहुल वर्मा ने कुछ कहा है। तो एक इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है। अगर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो इन पार्टी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे? सीधी सी बात है। अगर आपकी खुद की पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है तो आप ये इमेजिन मत करिए कि भैया कल को अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो आप खुद वहां पे डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करोगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। घर के अंदर जो आप फॉलो करेगा ना, बाहर भी तो वही फॉलो करेगा ना, क्योंकि आपकी वैल्यूज वैसी हैं। तो उसके बारे में बेसिकली पूरा आर्टिकल है। तो क्या भाई ये जो इंटरनल पार्टीज के जो इलेक्शंस होते हैं, क्या कोई कानून ऐसा बोलता है? क्या ऐसा कोई लीगल ग्राउंड है? क्या एसवाई कुरैशी जी का कहना है कि भैया ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है कि इलेक्शन होने जरूरी है कि नहीं है। इवन जब टीएन सेशन जी हुआ करते थे 1990s में, अभी आज तक इंडिया के सबसे पॉपुलर इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भाई। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नाम है इनका, टीएन सेशन का। आप केस स्टडीज वगैरह में भी पढ़ते होंगे जीएस पेपर 4 में। इनके दौरान हालांकि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप इंटरनल इलेक्शन करवाइए, और पार्टीज ने करवाना शुरू भी कर दिया था, क्योंकि टीएन सेशन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए उसका आउटकम क्या होता था इलेक्शन का, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इलेक्शन तो आपने करवाए ना। तो उसके बाद से लगातार इन एंड आउट जो है वो इलेक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, हालांकि इलेक्शन कमीशन उनकी प्रोसीजर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वो पावर नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ यहाँ पे होता था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगी, और उनका जो एक इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसके हिसाब से चलेंगी, और जो खासकर रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं। बट वो अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, ये कुरैशी जी का मानना है। राहुल वर्मा जी का कहना है कि देखो भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी कहीं डिफाइन ही नहीं की गई है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पॉलिटिकल पार्टी का रेफरेंस आपको मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी की कोई रेलेवेंस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में सबसे पहली बार पॉलिटिकल पार्टी एज अ टर्म, एज अ फ्रेज, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। और ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है ना, ये सारे रूल्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम वर्डिक्ट दिया है। आर्टिकल 324 सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल पार्टी का, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रोल नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल इलेक्शन में कोई रोल नहीं है। ना ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ना ऐसा कोई कानून बोलता है, ना ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। Getting my point? But many have claimed that the leadership polls within the party diminish its stature. अब देखिए सवाल ये उठता है कि भाई क्या जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं वो सही हैं या गलत हैं? आपको सुन के लग रहा होगा तो सर बिल्कुल सही है, इंटरनल इलेक्शन तो होने चाहिए। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है जो ये कहता है कि इंटरनल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, पता आपको? बताता हूं, देखिए कैसे होता है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इंटरनल पार्टी इलेक्शन होते हैं, तो पार्टी चूज करती है कि भाई उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज के 2 कैंडिडेट थे। अब ये आपस में ही डिबेट कर रहे हैं, आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की मिट्टी पलीत कर रहे हैं पब्लिक में जाके, है ना, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। तो भाई ये इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो राइवलरी होती है ना, वो सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है ना, पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि भाई ये आपस में एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, इनके अंदर तो कितनी सारी कमी है। अब आप मान के चलिए, एक तरफ शशि थरूर है, एक तरफ अशोक गहलोत हैं, और एक तरफ जो है राहुल गांधी हैं।
अगर तीनों ही लोग प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या वो प्यार मोहब्बत से लड़ेंगे क्या? ये भाई तो कंपटीशन है ना, प्यार मोहब्बत से थोड़ी लड़ेंगे। तो एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू करेंगे, है ना, एक दूसरे का पर्सनल अटैक भी करेंगे। इससे क्या जनता के अंदर क्या संदेश जाता है कि भाई ये तो खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही इतनी कमियां हैं इनके अंदर, हम इनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? तो इसका बेसिकली एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है ये। बट इसका भी एक नेगेटिव, ऐसा ही ब्रिटेन के अंदर भी होता है, ऐसा यूएसए के अंदर भी होता है। हालांकि इसके काउंटर आर्गुमेंट भी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक जैसा सोचते हो। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग हो सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी जो है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, हर कोई कांग्रेस पार्टी का पार्ट हुआ करता था, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे आप सेंटर हो, चाहे आप राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, ठीक है, आप सभी कांग्रेस पार्टी का पार्ट हुआ करते थे। पार्टी तो एक ही थी ना। इनका यह कहना है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबकी एक ही जैसी सोच हो, ऐसा जरूरी नहीं। बट इंटरनल इलेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो एक सिंगल लीडर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसे आप हाई कमांड कहते हो। तो हर बात आपको हाई कमांड की माननी पड़ेगी, और जो आपके हाई कमांड के आसपास होते हैं, उसके जो चाहते लोग होते हैं, उसके जो चाहने वाले होते हैं, आप तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गया ना, अगर एक ही आदमी लीडर बना रहेगा। इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको जो है पॉलिटिकल लाइफ में 30-35 साल हो गए हों और कोई पार्टी उसको कंट्रोल नहीं करती हो। इंडिया में मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फैमिली या कोई सिंगल लीडर कंट्रोल करता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट कम हो रहा है ना। तो दोनों ही काउंटर आर्गुमेंट है यहाँ पे बेसिकली। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल जो इलेक्शंस वाला है वो थोड़ा बेटर है, रादर देन कोई एक ही आदमी कर रहा हो, है ना, तो वो ठीक नहीं है। हालांकि इलेक्शंस होने चाहिए डेफिनेटली, जैसे बराक ओबामा, हिलैरी क्लिंटन, बीजेपी के अंदर जो है रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं, कांग्रेस के अंदर काफी समय से नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। कांग्रेस ऐसा काम करे जैसे फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस पार्टीज की तरह काम करे, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। तो इससे भी जनता के अंदर एक नेगेटिव इमेज आता है कि यार ये तो फैमिली बिजनेस हो गया, है ना, ये हमारा क्या टेक केयर करेंगे, हमारा क्या वेलफेयर करेंगे, इनका तो फैमिली बिजनेस है। वो भी एक नेगेटिव इमेज आती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, ऐसा इन दोनों का मानना है। लेकिन क्या भैया स्टेट फंडिंग होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस को? देखिए स्टेट फंडिंग हम अलग से बात कर चुके हैं। अभी क्या आता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन करता है? आपके जैसे लोग करते हैं, मेरे जैसे लोग करते हैं, बिजनेस लोग करते हैं, वही तो करते हैं ना। लेकिन उसकी वजह से करप्शन भी होता है। तो एसवाई कुरैशी जी का कहना है कि भैया मैं तो स्टेट फंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट में हूं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट, सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करे रादर देन एनीबडी एल्स। मतलब कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं करेगा, सरकार खुद कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें से फंडिंग करेगी। क्या आइडिया अच्छा है? इनका कहने का नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। बट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकती है, इलेक्शन को फंड मत करो, इलेक्शन को फंड मत करो, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं। और वो भी किसके बेसिस पे? आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जितने वोट लेके आती है इलेक्शन में, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। मान लो एक वोट का आपको 100 रुपए मिलता है, ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जितने वोट लेके आएगी उसके हिसाब से उसको फंडिंग करेंगी। आप किसी बिजनेसमैन से फंड नहीं ले सकते, आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से फंड नहीं ले सकते, हम आपको फंड करेंगे। ये एक अच्छा आइडिया है। वैसे होता क्या है ना कि जब कोई कॉर्पोरेट, टाटा, बिरला, अंबानी जब पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं, भैया देयर आर नो फ्री लंचेस, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट बदले में लेंगे ना। लेकिन अगर आप इनकी फंडिंग को ही बंद कर दोगे, ना फंडिंग करेंगे ना बेनिफिट लेंगे, क्योंकि सरकार फंड कर रही है तो, और सरकार तो मतलब जनता को रिप्रेजेंट करती है ना, तो आप जनता की वेलफेयर के लिए काम करोगे। सीधी सी बात है, जहां से पैसा आएगा उन्हीं की वेलफेयर के अंदर काम करोगे। टाटा से पैसा आएगा, बिरला से पैसा आएगा, उनके लिए काम करोगे। जनता से पैसा आएगा, जनता के लिए काम करोगे। ये एक जो है काफी अच्छा यहाँ पे आइडिया है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। राहुल वर्मा जी का अभी एक यहाँ पे अपनी सोच है। इनका कहना है कि देखो भाई, सारे काम जो है आप ना कानून के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जा सके। जो एग्जिस्टिंग कानून है हमारे पास, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, आप इनको री इंटरप्रेट करिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार ये नहीं कह सकता है अरे मैं क्या करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे पावर नहीं दिया, मेरे पास तो कोई पावर नहीं। नहीं, आप पावर लीजिए, जैसे टीएन सेशन ने लिया था पावर।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। ठीक है, इनका यह कहना है कि भैया आप हर चीज ना लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकता कि लोग बोल रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने कहा है कि लोगों को कई बार ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या बेस्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी थोड़ा उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। आप हर बार लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, 4 कैंडिडेट हैं, चारों का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है, भैया लोग क्या करेंगे बेचारे, किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा ना, बेस्ट अमंग द वर्स्ट लेकिन जिसको भी चुनोगे वही क्रिमिनल है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है कि भैया वो क्रिमिनल लोग इलेक्शन ना लड़ सकें, क्योंकि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों को मजबूरी में वोट करना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपना रोल और ज्यादा एक्टिव तरीके से प्ले करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आर्टिकल का पूरा कहना। आप देखिए कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यहाँ पे हैंडल किए गए हैं। तसल्ली से डिस्कस करते हैं तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक दो एंगल आपको नया डेफिनेटली यहाँ पे मिला होगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म वाले जो नोट्स हैं आपके, डेफिनेटली आप वहाँ पे ये मेंशन ऑफ कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस and inter party elections are one of the ways to exercise effective इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, डिस्कस। अच्छा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। देखो अभी वर्ड्स वगैरह ज्यादा फोकस मत करो, 250 में भी लिख सकते हो, कंटेंट बहुत है यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, 15 मार्क्स, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस and inter-party elections are one of the ways to exercise effective electoral reforms in India, discuss। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो 2 MCQs आपको पूछे हैं डेफिनेटली वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।